ये हमारा 9th लेक्चर होगा। तो डिस्कस करते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर जिसे हमने प्लेस किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स किस तरह लगती है वो हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि टार्क के अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगुलर कंडक्टर हो, तो उसमें मिसाल के तौर पर करंट जो फ्लो कर रहा है, इस फिगर को देखें, काउंटर क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, तो क्या होगा भला, इसके ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ये ग्रीन लाइंस जो रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो क्या होगा भला कि मैग्नेटिक फोर्स लगेगी इन कंडक्टर्स के ऊपर, जिन कंडक्टर्स में से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ क्रॉस, लेंथ मतलब लेंथ डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, राइट। यानी एल क्रॉस बी के ऊपर ये फोर्स डिपेंड कर रही होगी। ठीक हो गया। दूसरा, आप अब ये बताएं कि जो करंट फ्लो कर रहा है इस साइड में, साइड 1 जिसे मैंने कहा है, तो इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी। मैंने ये कहा कि मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एल एंड बी। तो क्या होगा, अब हमें देखना है लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री 180 डिग्री होगा या यानी 0 डिग्री होगा। तो टोटल जो फोर्स लगेगी इसके ऊपर वो 0 होगी, क्योंकि एल क्रॉस बी विल बी इक्वल टू 0। इसी तरह मैं साइड 3 की बात अगर करूं तो इस केस में भी कोई फोर्स नहीं लगेगी, लेकिन साइड 2 और साइड 4 के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, और इनकी डायरेक्शन आप करंट की डायरेक्शन को देखते हुए मुझे बता सकते हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होंगी जो साइड 2 और साइड 4 के ऊपर लग रही हैं। ठीक है, लेकिन उसकी समझ उलट होगी कि जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था। मैं अगली स्लाइड पे आपको अगर मैं इस रेक्टेंगुलर लूप को मैं अगर ऊपर वाली साइड से देखूं तो ये एक रॉड की फॉर्म में हमें नजर आएगा, जो कि ये शो किया हुआ है इस फिगर में देखें। ठीक है बेटा, कि जस्ट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ये है साइड 2, असल में ये ऐसे नीचे है, हम ऊपर से देख रहे हैं, और ये साइड 4 है। तो साइड 2 के ऊपर जो फोर्स लगेगी ये आपकी तरफ आ रहे होंगे, स्क्रीन के बैक की तरफ लग रही होगी। इसी तरह से जो फोर्स 4 है, मतलब साइड 4 के ऊपर जो फोर्स लग रही है, ये इसको दूसरी तरफ धकेल रही होगी इनटू द पेज। ठीक है, इस तरह अगर हम इसको पाइवोट करें फ्रॉम द सेंटर, ये इस तरह रॉड रोटेट करना शुरू कर देगा। असल में हम पाइवोट कर रहे हैं इस रेक्टेंगुलर लूप को, तो ये मूव करना शुरू कर देगा। हाँ, अगर ये तो हम एक की बात कर रहे हैं, अगर और ये जो साइड्स, जिन 2 साइड्स की हम बात कर रहे हैं, these both sides are perpendicular with magnetic field। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये जो जाविया बना रही है 90 डिग्री का बना रही है, तो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा अगर ये मूव रोटेट करेंगे तो उसका ये फार्मूला लिखा हुआ है। वैसे तो टॉर्क जो होता है वो बराबर होता है आर क्रॉस एफ के, तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। ठीक है, तो और आर क्या चीज होती है, मोमेंट आर्म होता है। यहाँ पे b/2 जो है ये मोमेंट आर्म है। ठीक है, और इसे मैं लिख सकता हूँ आई ए बी मल्टीप्लाइड बाय बी। ए बी एक और ए और बी क्या चीज था, ए ये वाली साइड थी इस रेक्टेंगल की, और बी ये वाली साइड थी। तो इस तरह ए मल्टीप्लाइड बाय बी एरिया देगा, तो एरिया ए बी की जगह पे मैंने एरिया लिख दिया। ठीक है, ये मैक्सिमम टॉर्क है। अगर जो मैं यहाँ पे कह रहा था, मैग्नेटिक फील्ड और ये जो साइड्स हैं इस रेक्टेंगल की, ये परपेंडिकुलर है, तो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अगर ये रेक्टेंगुलर नहीं है, मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो क्या होगा वो देखते हैं।
मिसाल के तौर पर ये दिखाया होगा, ये अपर सरफेस है जो हमें नजर आ रही है, और इस अपर सरफेस का जो एरिया वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और अब हमें देखना होगा ये एरिया जो है, ये एरिया ए वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या कौन सा एंगल बनाता है, हम वो देख लेंगे, ठीक है। और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। अब इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे, जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसी तरह इस फोर्स का यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो कि कैंसल आउट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये वाला F2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, Y कंपोनेंट ऐड अप हो जाएंगे। तो अगेन मैंने वही लिखा है, F2 विल बी इक्वल टू F4 और ये IAB के बराबर होगा। और अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये F2 B/2 साइन ऑफ थीटा प्लस F4 B/2 साइन ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगा। दोनों में साइन ऑफ थीटा, इसमें भी साइन थीटा, इसमें भी B/2 साइन थीटा, इसमें भी। तो आप F2 और F4 की जगह पे वो जो पीछे मैंने ये स्लाइड पे लिखा IAB ये लिख लें, तो आपके पास फाइनली जो रिलेशन आ जाता है IAB साइन ऑफ थीटा आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये बता भी दिया कि A जो है ये बता रहा है कि A दोनों साइड्स का प्रोडक्ट है, ठीक हो गया। इस फिगर में मैंने दोबारा बता दिया। मैं अब आपको बताऊंगा कि जो है आपके पास टार्क को इस पिछली इक्वेशन IAB साइन ऑफ थीटा, AB साइन थीटा को मैं A क्रॉस B लिख सकता हूँ, जहां पे वो लिखा हुआ है I मल्टीप्लाइड बाई A क्रॉस B। तो ये आ जाएगा टार्क ऑन अ करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक हो गया। तो उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिस डायरेक्शन में जहां पे हम देख रहे थे जिस डायरेक्शन में वेक्टर A है, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है? I इंटू A के बराबर होता है, ठीक है। और इसके डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक करंट लूप है, आप क्या करेंगे, राइट हैंड रूल। इसके लिए वो पुराने वाला राइट हैंड रूल नहीं आपने लगाना जो आप मैग्नेटिक फोर्स के लिए था। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब जो होगा आपको एरिया की डायरेक्शन बताएगा या आपको मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बताएगा, दोनों एक ही साइड एक ही लाइन में होते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो बता दिया कि जो प्रोडक्ट है IA, इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या फिर सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास ये तो एक टर्न थी, एक लूप था हमारे पास, अगर एन लूप्स हो मतलब एक कॉइल हो, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है कॉइल का वो हम एन से मल्टीप्लाई कर देंगे जितने वो लूप है, ठीक है। तो IA जो है यहाँ पे यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर मैं पुट करो इस पिछली वाली इक्वेशन में, इसमें ये जो टार्क वाली इक्वेशन है, तो इसको मैं ऐसे म्यू क्रॉस B लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम पढ़ रहे थे उस वक्त पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर उसका जो रिलेशन है मैंने डायरेक्ट लिखा है, तो ये आपने जस्ट देखना है कि मैं इसको रिलेट करूंगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के साथ। तो ये डेरिवेशन नहीं आपने करने, तो टाउ विल बी इक्वल टू P क्रॉस E, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह ये P क्रॉस E, अगर मैं इसे मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखूं टार्क को, तो मैं इसे लिख सकता हूं टाउ इज इक्वल टू म्यू क्रॉस B, ठीक है। ये बिल्कुल सिमिलर है, ये जो रिलेशन है ये टाउ इज इक्वल टू म्यू क्रॉस B और टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, ये दोनों सिमिलर। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दैट वाज इक्वल टू माइनस P डॉट E। अब हमारे पास अगर P और E इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में होते थे, तो हम कहते थे कि ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि ये माइनस साइन की वजह से, ठीक है। अगर वो एंटी पैरेलल है तो हम कहेंगे वो मैक्सिमम है। इसी तरह इसी तरह मैंने इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लिखा
दैट इज आल्सो इक्वल टू म्यू। म्यू मैंने जस्ट ये रिप्लेस किया पी को म्यू के साथ, दैट दिया, ठीक है। दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ मैग्नेटिक मोमेंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आप बेटा मैं क्वेश्चन के एट द एंड में आपको आंसर करूंगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो है हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट मैं आपको समझा देता हूँ कि, बल्कि मैं फिगर से समझाता हूँ। इस फिगर को देखें और इस मतलब ये आपके इस चैप्टर का सेकंड लास्ट है, इसके बाद बायोट सेवरेट लॉ है बस, और एम्पियर्स लॉ भी है, ये बात सही है, एम्पियर्स लॉ भी अभी रहता है। तो एम्पियर्स लॉ हम कल पढ़ लेंगे, जो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये हॉल इफेक्ट हमें क्या बताता है, मैं इस फिगर से आपको समझाता हूं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ये स्लैब एक कंडक्टर है, और ये बी जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। और वी बी जो है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। करंट आई अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मैं सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की बात करूंगा, जहां पे नेगेटिव चार्ज की मैं बात नहीं करूंगा। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो इसका मतलब है कि हम इसे कंसीडर करेंगे कि चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स राइट अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, मैग्नेटिक फोर्स जो इसके ऊपर लगेगी वो लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब ये कि पॉजिटिव चार्ज अकोमोलेट हो जाएगा एट द सरफेस ऑफ, एट द अपर सरफेस, ठीक है। इस अपर सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अकोमोलेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बरअक्स होगा क्या, इसके बरअक्स ये होगा कि जहां से ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा ऊपर वाली सरफेस की तरफ, तो नेगेटिव चार्ज नीचे वाली की तरफ, नीचे वाली सरफेस के ऊपर अकोमोलेट हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ अकोमोलेट हो रहे हैं, ठीक हो गया, और नेगेटिव चार्ज डेफिनेटली नीचे की तरफ। अब अगर हम ये देखें कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस अकोमोलेट हो गए या नेगेटिव चार्जेस अकोमोलेट हो गए, इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेपरेशन की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है ना। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा होगी वो भी फ्रॉम टॉप टू बॉटम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक फोर्स, ऐसी इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगी, जो पैदा होगी, वो इस मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। मतलब चार्जेस की मजीद ऊपर और नीचे अलोंग जेड एक्सिस मूवमेंट रुक जाएगी, दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। उस इक्विलिब्रियम के जब वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, उस वक्त मजीद चार्जेस की सेपरेशन या अकोमोलेशन एट द टॉप एंड बॉटम सरफेस नहीं होगी। अच्छा, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि उस वक्त हम इस कंडक्टर के अक्रॉस अगर वोल्टेज मेजर करें, पोटेंशियल का डिफरेंस मेजर करें, दैट विल बी कॉल्ड एज हॉल पोटेंशियल, ठीक है। तो क्योंकि ये एडवन हॉल ने सबसे पहले ये इफेक्ट देखा था, ये ऑब्जर्व फिनोमिना ऑब्जर्व किया था, इसलिए हम इसे हॉल इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक हो गया। तो मैं इसकी स्टेटमेंट बस पढ़ता हूं, उसके बाद आप देख लीजिएगा। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, a potential difference is generated in a direction perpendicular to both the current and the magnetic field, ठीक है। ये हाल की ऑब्जर्वेशन थी, ये अलग-अलग से बताया हुआ है कि अगर तो पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट की वजह से पॉजिटिव चार्ज कैसे अकोमोलेट होते हैं और उनके ऊपर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरह अमल करती है। जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, उस वक्त हम एमीटर लगा के ए और सी पॉइंट के ऊपर हम मेजर कर सकते हैं ये पोटेंशियल का डिफरेंस। ये उसके उलट ये बताया हुआ है कि अगर नेगेटिव चार्जेस को हम कंसीडर करेंगे और उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो अपवर्ड होगी और जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी वो डाउनवर्ड होगी, और इस सूरत में हम हॉल वोल्टेज मेजर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये कुछ ये वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो मैंने आपको बोल दिए हैं, तो आपने इनको देख लेना, ठीक है।
उसके बाद है हॉल इफेक्ट, सॉरी हाल वोल्टेज आपने मेजर कैसे करने हैं। मैंने कहा इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो उस वक्त दोनों फोर्सेस आपस में बराबर हो जाएंगी, दोनों फोर्सेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस बराबर हो जाएंगी। उन दोनों इक्वेशंस को मैंने कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद मैंने डेल्टा वी फाइंड कर दिया। डेल्टा वी कैसे फाइंड किया, इस जो कंडक्टर की हम बात कर रहे थे, इसकी जो चौड़ाई है उसे मैंने डी लिख लिया और इसकी थिकनेस को टी से रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये सिंपल सा रिलेशन है कि डेल्टा बी विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय बी। तो इस तरह हमारे पास हॉल वोल्टेज आ जाएगी, ठीक है। और आप इससे चार्ज कैरियर डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि वी डी इज इक्वल टू आई ओवर एन क्यू, ए के बराबर होती है। और इससे फिर आप कुछ रिप्लेसमेंट करें पीछे जो हमने अभी इक्वेशन पढ़ी उसके साथ, तो आपके पास डेल्टा वी एच की वैल्यू आर एच आई की ओवर टी आ जाएगी। टी इज द थिकनेस ऑफ द मेटल कंडक्टर, ठीक है। आर एच क्या चीज है, इसे हम हॉल कोएफिशिएंट कहते हैं। ये रेजिस्टेंस बताता है उस कंडक्टर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस पैदा हो रही है, ठीक है बेटा। ये था हॉल इफेक्ट। उसके बाद है बायोट सेवरेट लॉ। बायोट सेवरेट लॉ ये बेस करता है, जिस तरह मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि एक साइंटिस्ट था ओरस्टेड, उसने 1819 में एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था लैब के अंदर, और उसने ये देखा कि उसने एक कंपास नीडल बाय चांस उसके पास पड़ी हुई थी और एक करंट फ्लो, उसने एक सर्किट बनाया और उस सर्किट में जब करंट फ्लो किया ना, तो करंट के फ्लो की वजह से उस कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन हुई, कंपास डिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। उसने कहा कि भाई जब चार्ज फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है सर्किट में से, तो साथ पास पड़ी हुई कंपास जो है, कंपास नीडल पर डिफ्लेक्ट हुई है। इसका मतलब ये है कि इस मूविंग चार्ज की वजह से या करंट की वजह से इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इंटरैक्ट कर रही है उस कंपास के मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। और ये बायोट एंड सेवरेट, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्वांटिटेटिवली मेजर किया मैग्नेटिक फील्ड को किसी एक पॉइंट के ऊपर। जिस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड में फाइंड करते थे, उसी तरह ये मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे अगर फाइंड करनी हो तो, और ये मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड करेंगे, दिस इज ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। और इन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप डेवलप किया था जो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखाता हूँ। इसके ये पास वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे, ये आप पढ़ लें, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट लेक्चर में भी या इसके एंड में आप पूछ सकते हैं। और उन्होंने अगर कहा कि अगर ये कंडक्टर जो है, जिस कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, उसकी शेप आर्बिट्रेरी हो, तो हम फिर उसे पैचेस में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। हाँ, पैचेस। और हम अगर फॉर एग्जांपल इस पी पॉइंट के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं ड्यू टू दिस पैच एलिमेंट, हाँ, और ये हम देखेंगे कि इस एलिमेंट की में करंट की डायरेक्शन वही होगी जो ds की होगी, मतलब जो लेंथ एलिमेंट हम ले रहे हैं। और r जो है, r यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है फ्रॉम दिस एलिमेंट टू पॉइंट p, इसके बीच में जो एंगल होगा वो हम मेजर करेंगे। इसी तरह r ये डिस्टेंस होगा। तो db का मतलब इस लेंथ एलिमेंट, छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, और उस मैग्नेटिक फील्ड का असर हम कहां पे देख रहे हैं, एट पॉइंट पे। db विल बी इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इनटू i ds क्रॉस r और r स्क्वायर। ये सारी बातें यही लिखी हुई हैं कि वो r के स्क्वायर के बराबर होता है या क्या होता है। म्यू नॉट जो है यहाँ पे, म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और अगर हम इस कंडक्टर को, इस आर्बिट्रेरी शेप कंडक्टर को हमने छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया हुआ, अगर मैं इनको सम अप करूं, इंटीग्रेट करूं, तो ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। आपने ये रिलेशन वगैरह देख ले, इसको ड्राइव करना जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। और कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी मैं ये लेक्चर नोट्स भी आपको सेंड कर देता हूँ, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपके क्वेश्चन को देखता हूँ कि आप क्या पूछ रहे हैं। Why we contribute the components of B but not force
but not forced to find the relation of torque. हम V का कंपोनेंट बेटा उसमें मैं आपको बताता हूँ, ये थी स्लाइड। इसमें हम कंपोनेंट ऑफ V नहीं ले रहे थे, बल्कि हम ले रहे थे फोर्स का कंपोनेंट ले रहे थे। ठीक है, कि फोर्स है उसके ऊपर कितनी लाग रही है, फोर्स का कंपोनेंट ले रहे थे। कोई और बात जो बेटा पूछना चाहते हैं तो मैसेज करें क्विकली। बेटा कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछें। चलें बेटा, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो मैं स्टॉप करता हूँ। इसमें जो चीज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी ट्रांसफर इन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन वेव्स